Hello everyone. Now, last topic of electrochemistry, that is secondary batteries. देखो, सेकेंडरी बैटरीज़ क्या होती है। हमने प्राइमरी बैटरीज़ को डिस्कस कर लिया था। तो अब देखो सेकेंडरी बैटरीज़ क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है, सेकेंडरी बैटरीज़ जो होती है उनको हम एक तो क्या और बोल सकते हैं, स्टोरेज बैटरीज़ और बोल सकते हैं। सेकेंडरी सेल बोल दो, बैटरीज़ बोल दो, और जो सेकेंडरी बैटरीज़ हैं उनको हम स्टोरेज बैटरी और बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको बार बार चार्ज किया जा सकता है और बार बार यूज़ में लेकर डिस्चार्ज किया जा सकता है। ये जो सेल्स होते हैं, बैटरीज़ होती है, इनकी जो क्वालिटी है वो यही है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ में लेने के बाद आउटर इलेक्ट्रिकल सोर्स के थ्रू कनेक्ट करके रिचार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ही इन्हें क्या बोला जाता है, स्टोरेज बैटरीज़ भी बोला जाता है। जो स्टोरेज बैटरीज़ होती है वो हमारे पास 3 टाइप की है। सबसे पहले हमारे पास आती है लेड स्टोरेज बैटरी, हमें जो जो स्टोरेज बैटरीज़ पढ़नी है। सेकंड हमारे पास आती है निकिल कैडमियम बैटरी, एंड थर्ड वन इज़ फ्यूल सेल। ठीक है, ये जो फ्यूल सेल होते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये फ्यूल सेल हमारे पास जो है वो आएगा H2O2 सेल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे को इन 3 सेकेंडरी बैटरीज़ को डिस्कस करना है। लेड स्टोरेज, निकिल कैडमियम और फ्यूल सेल, इन तीनों की हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इन तीनों की हम वर्किंग देखेंगे। जो लेड स्टोरेज बैटरीज़ होती है वो किस तरीके से वर्क करती है, निकिल कैडमियम में क्या रिएक्शन होती है, और फ्यूल सेल्स जो है जिसमें H2O2 सेल है वो किस तरीके से वर्क करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है दैट इज़ लेड स्टोरेज बैटरी, जिसे हम लेड एसिड सेल भी बोल सकते हैं। और ये जो सेकेंडरी बैटरीज़ होती है इनको मेनली यूज़ में लिया जाता है जो व्हीकल्स हो गए, इन्वर्टर्स हो गए, इनके अंदर। ठीक है, अब हम फर्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी या लेड एसिड सेल। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखो हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनर होता है। इस कंटेनर के अंदर हमारे पास होता है H2SO4 का सॉल्यूशन, लेड एसिड। लेड मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो Pb के या PbO2 के बने हुए होंगे। Pb को ही हम लेड बोलते हैं, और एसिड जो हमारा कंटेनर होगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एसिड प्रेजेंट होगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो ये लेड हो गया और ये एसिड हो गया, तो इसको क्या बोल दिया, लेड एसिड सेल या लेड स्टोरेज बैटरी। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर लगाएंगे इलेक्ट्रोड्स। अब जो हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं वो इलेक्ट्रोड्स बने हुए होते हैं हमारे पास लेड के। तो देखो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। मैंने एक इलेक्ट्रोड लगाया, ये सेकंड इलेक्ट्रोड लगाया, एंड ये थर्ड इलेक्ट्रोड लगाया, और ये जो तीनों इलेक्ट्रोड्स हैं इनको मैंने आपस में इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। और ये जो 3 इलेक्ट्रोड्स हैं वो हमारे बने हुए हैं Pb के, और किसकी तरह वर्क कर रहे हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह, मतलब एनोड की तरह वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें 3 इलेक्ट्रोड्स और होते हैं। ये देखो फर्स्ट इलेक्ट्रोड, ये सेकंड इलेक्ट्रोड, एंड इट इज़ थर्ड इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऐसे ही सेम हमने इन तीनों को भी कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। और ये तीनों जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, कैथोड की तरह। तो H2SO4 तो हमारा एसिड का सॉल्यूशन हो गया जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, और हमारे जो 3 सेल हैं वो लेड के बने हुए होंगे, और 3 सेल जो कैथोड के हैं वो लेड ऑक्साइड के बने हुए होंगे, PbO2 के बने हुए होंगे। ठीक है, अब देखो सबको पता है कि ये जो सेल हमने बनाया है, ये जो लेड स्टोरेज बैटरी हमने बनाई है, आपने इतनी बार पढ़ लिया कि जो हमारा एनोड होता है उस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो कैथोड होगा उस पर क्या होगा, रिडक्शन।
तो हम इसकी रिएक्शंस को देखेंगे कि कैसे होती है। लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स की बैटरीज़ है वो लेड स्टोरेज बैटरीज़ है। आजकल जो इन्वर्टर्स में भी यूज़ की जाती है वो भी लेड स्टोरेज बैटरीज़ होती है। तो इसके अंदर दो टाइप के तो इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड और एनोड, PbO2 और Pb के बने हुए। इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है H2SO4 का। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं कि जो एनोड है जो कि किसका बना हुआ है, Pb का बना हुआ है, उसे हम अच्छी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। इन एनोड्स को हमने अच्छी तरीके से अलग अलग डिवाइड कर दिया है। और ये किसके बने हुए हैं, लेड के बने हुए हैं, स्पॉन्जी लेड के बने हुए हैं। और कैथोड जो है वो PbO2 के बने हुए हैं। और इसके अंदर हमने जो सोल्यूशन ले रखा है H2SO4 का, ये 38% सोल्यूशन है W/W। इस चीज़ को ध्यान रख लेना, W/W 38% का सोल्यूशन है हमारे पास H2SO4 का। ठीक है, और इनको हमने क्या कर दिया, एक प्लास्टिक, ये जो भी सिस्टम बनाया है हमने, इसको हमने एक प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर, या फिर ज़्यादा अच्छे से बोल सकते हो कि कोई हार्ड कंटेनर के अंदर हमने इसको रख दिया है। अब आप क्या देखोगे इसकी रिएक्शंस, तो देखो रिएक्शंस क्या होती है। आपको पता है कि अगर हम बैटरी को काम में ले रहे हैं तो बैटरी क्या होने लगेगी, डिस्चार्ज होने लगेगी। तो हम कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं, पहले डिस्चार्जिंग की रिएक्शन पढ़ते हैं। और एनोड पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हमारा एनोड किसका बना हुआ है, लेड का। और हमारे सोल्यूशन में कौन सा प्रेजेंट है, H2SO4। ये हमें सोल्यूशन से मिल रहा है, इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, PbSO4 बन जाएगा। और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो ये देखो लेड यहाँ पे 0 में था, यहाँ +2 में चला गया। तो लेड का क्या हो गया, हमारे पास ऑक्सीडेशन हो गया। फिर हम पढ़ते हैं कैथोड। तो कैथोड किसका बना हुआ है, ये देखो PbO2 का बना हुआ है। और वही हमें सोल्यूशन से क्या मिलेगा, SO4-2 मिल जाएगा। इसके अलावा H+ आयन भी प्रेजेंट है तो वो भी मिल जाएंगे। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने रिलीज़ किए थे वो ये गेन कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ये PbSO4 बन जाएगा। और साथ ही साथ क्या बन जाएगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पे इसका क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन देखने के लिए हम कैथोड और एनोड की जो रिएक्शन है उसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, कट कुछ रहा नहीं है, सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स कटेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये Pb आ गया इधर, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद में ये PbO2 है, ये भी आ गया, ओके लिख दिया। फिर उसके बाद में ये 2 सल्फेट के मॉलिक्यूल्स है, तो ठीक है, ये भी लिख दिए। फिर उसके बाद में एक हमारे पास क्या बच गया, HSO4 बच गया, 4H+ ये बच गया। वैसे मैं इनको मिक्स करके, अगर मैं इसको और इसको मिक्स करूँ तो मैं इनको मिक्स करके इस H+ और इसको मिक्स करके, ये 4H है और यहाँ पे 2SO4 है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ डायरेक्टली, क्योंकि ये क्या बना लेगा, दोनों मिलके H2SO4 ही तो बनाएंगे। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 2H2SO4। वो लिखो तब भी ठीक है, ये लिखो तब भी ठीक है, क्योंकि 2 तो हमारे पास क्या हो गए, SO4 हो गए और इधर 4H हो गए। तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, H2SO4 बना लेंगे। ठीक है, बन गया। अब इधर हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट में, ये 2 हमारे पास क्या है, PbSO4। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि 2 हमारे पास क्या बनेंगे, PbSO4 बनेंगे। और साथ में एक इधर क्या रह गया, वाटर मॉलिक्यूल, तो ये लिख दिए मैंने 2H2O। तो ये हमारी क्या बन गई, कंप्लीट सेल रिएक्शन बन गई जब डिस्चार्जिंग हो रही है। ठीक है, यानी हम बैटरी को काम में ले रहे हैं। अब उसके बाद बैटरी को हम काम में ले रहे हैं, यानी हम केमिकल जो एनर्जी है, ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, इससे क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो बैटरी है, इसको जब हम काम में लेते जाते हैं तो धीरे धीरे एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है। और जब एसिड की कंसंट्रेशन जो है 1.2 ग्राम पर ml, मतलब इसमें जो एसिड डाला हुआ होता है उसकी डेंसिटी लगभग 1.3 ग्राम पर ml होती है। और ये डेंसिटी जब 1.2 ग्राम ml से डिक्रीज़ हो जाती है तब हमें इसको रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है। और जो करंट होता है, ये सेल जो है वो 2
वोल्ट के आसपास का करंट जनरेट करता है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, 6 सेल्स जो है उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया। 3 एनोड थे, 3 कैथोड थे। और ये क्या होता है, मतलब हमारे पास एक जो सेल है, जो सेल बनाया है हमने, उसके अंदर कितना वोल्ट का करंट है, 2 वोल्ट का करंट है। और हमने कितना सेल लगाए, 6 सेल को सीरीज़ में लगाए। तो हमारे पास जो करंट जनरेट होगा वो हमारे पास कितना जनरेट होगा, नियर अबाउट 12 वोल्ट के आसपास का जो करंट है वो हमारे पास जनरेट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमने, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने बैटरीज़ को या सेल्स को कितने वोल्ट का लिया हुआ है। ठीक है, अगर 1-1 वोल्ट के सेल लें तो 6 वोल्ट का करंट जनरेट हो जाएगा, और 2-2 वोल्ट के हैं तो 12 वोल्ट का करंट जनरेट हो जाएगा। अब मैं बात करूँ कि जब हमने सेल को डिस्चार्ज कर दिया तो अब हमें इनको क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज भी करना पड़ेगा। और जब रिचार्ज करेंगे तो ये जो हमने सेल रिएक्शन लिखी है ना यहाँ पे, ये जस्ट क्या हो जाएगी, सारी की सारी रिवर्स हो जाएगी, उल्टी चलने लगेगी। यानी ये जो PbSO4 है और ये H2O है, ये हमारे पास होगा, ये तो बन ही चुका है। अब रिचार्ज करेंगे तो ये वापस क्या बनाने लगेंगे, एसिड बनाने लगेंगे। और जब एसिड का जनरेशन हो जाएगा तो सेल रिएक्शन, सेल जो है वो वापस काम करने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेल जो है उसको रिचार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। और अब हम टोटल सेल जो है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा Pb आ गया, ये PbSO4 हमने पढ़ा है सेल का रिप्रेजेंटेशन, कि एनोड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और कैथोड को हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। फिर हमारा H2SO4 का सल्यूशन आ गया, और इनके साथ में हमें इनकी स्टेट भी लिखनी है। ये सॉलिड स्टेट में है, PbSO4 भी सॉलिड स्टेट में है, और ये जो H2SO4 है इलेक्ट्रोलाइट है, एक्वस सल्यूशन है। और इधर हमारा क्या आ जाएगा, PbO2, जो कि किस में कन्वर्ट होता है, Pb के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये हमारा सेल के रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये हमारे लेड स्टोरेज बैटरी जो है उसकी कंप्लीट वर्किंग है, तो हमें इसको देखना है, इसकी रिएक्शंस को अच्छे से याद करना है कि रिचार्जिंग में कौन सी रिएक्शन होती है और डिस्चार्जिंग के अंदर कौन सी रिएक्शन होती है। कि जब हम डिस्चार्ज करेंगे तो एसिड ख़त्म हो जाएगा, रिचार्ज करेंगे तो वापस क्या बनने लगेगा, H2SO4 बनने लगेगा, और एनोड पे लेड स्टोर होता जाएगा और कैथोड पे लेड ऑक्साइड स्टोर होता जाएगा। ठीक है, और इसे रिचार्ज कब करेंगे, जब ये डेंसिटी जो है 1.2 से थोड़ी कम होने लगेगी। अब हम दूसरे सेल की बात करते हैं, जो कि कौन सा है हमारे पास, निकिल कैडमियम सेल। ये निकिल कैडमियम सेल जो है, इसको हमें कैसे ड्रॉ करना है, ये मैंने आपको डायग्राम पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ। उसको ध्यान रखना डायग्राम को, क्योंकि बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट डायग्राम है। ठीक है, देखो इसका डायग्राम कैसे बनाना है। वही हमें एक मेटल का कंटेनर है हमारे पास। ठीक है, इसके ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके अंदर जो आउटर की तरफ है वो हमारे क्या है, निकिल ऑक्साइड का बना हुआ कैथोड है। ठीक है, फिर उसके बाद बाहर की तरफ जो है सबसे सेंटर में हमारे पास क्या होगा, कैडमियम का बना हुआ एनोड होगा। तो याद रखना, निकिल ऑक्साइड जो होता है उसका तो क्या होता है हमारे पास कैथोड, और बीच में हमारे पास सेंटर में क्या होता है, कैडमियम का बना हुआ एनोड होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एरिया है बीच में, ये वाला जो एरिया है, मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा क्या है, सेपरेटर है, जो कैथोड और एनोड को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो बीच में तो क्या है, कैडमियम है। ठीक है, ये कैडमियम भरा हुआ है बीच में, जो कि किसकी तरह बिहेव करेगा, ये वाला जो सेक्शन है एनोड की तरह बिहेव करेगा। दोनों तरफ सेपरेटर लगा दिए, और जो इधर आउटर लास्ट वाले जो एरियाज़ हैं इनके अंदर हमारे पास क्या है, निकिल ऑक्साइड है, जो कि किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और कई जगह आपको ये निकिल ऑक्साइड जो है ना वो इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, NiO और OH2। ठीक है, तो आप इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि ये क्या है, NiO2 है, और साथ में क्या है, H2O, वाटर मॉलिक्यूल। NiO2 हो गया, ये देखो NiO2, और ये 2 H हो गए और एक ऑक्सीजन रह गया, तो वो क्या बन गया, H2O। तो एक ही बात है वो सारी। देखो
ये जो हमें करंट देता है वो लगभग 1.4 वोल्ट का देता है। आपके फ़ोन्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर जो बैटरीज़ यूज़ में आती है वो मोस्टली निकिल कैडमियम बैटरीज़ ही होती है, ठीक है। और अब देखो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कैडमियम होता है वो बनाता है एनोड, और जो मेटेलिक ग्रिड कंटेनिंग होती है, मतलब मेटल की ग्रिड होती है जिसके अंदर क्या होता है, NiO2 होता है, वो हमारा क्या बनाता है, कैथोड बनाता है। अब हमें इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिएगा ही, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इसके अंदर KOH या NaOH होता है। मेनली जो यूज़ में लिया जाता है वो KOH को यूज़ में लिया जाता है। वही सेम चीज़ अब हम देखेंगे कि हम सेल को काम में ले रहे हैं, मतलब ये डिस्चार्ज होगा, तो हमें वही रिएक्शंस पढ़नी है कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे कौन सी रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले रिएक्शन करते हैं एनोड की। जब डिस्चार्ज हो रहा है एनोड पे तो क्या होगा, वो कैडमियम हमारा एनोड की तरह बिहेव कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट हमने KOH को ले रखा है तो ये OH आयन मिल जाएंगे, और क्या बना लेगा, ये CdOH2 बना लेगा, ठीक है। यहाँ कैडमियम 0 में था, यहाँ किस में चला गया, +2 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन हो गया, और साथ में क्या निकल जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। फिर हम बात करें कैथोड पे रिएक्शन की, तो हमारा कैथोड जो है वो किसका बना हुआ है, NiO2 का बना हुआ है, ठीक है। ये NiO2 लिख दिया, इसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 2H2, मैंने अभी बताया था ना NiO और OH का होल ट्वाइस लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे रिडक्शन होगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, कर लिया गेन। अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, NiOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, ठीक है। और साथ में 2 क्या निकल जाएंगे, OH माइनस आयंस जो है वो रिमूव हो जाएंगे। वही अब हम क्या देखेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हम देखते हैं। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन हम देख रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। ऐसे कट करना है आपको, जो ऑपोजिट साइड में है ना रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, वो कट होंगे, और जो सेम साइड में है ना वो ऐड होंगे। फिर ये 2OH और ये 2OH जो है हमारा वो भी कट हो जाएगा। अब देखो क्या क्या बच गया हमारे पास, इधर एक तो कैडमियम रह गया, ठीक है। फिर इधर हमारे पास NiO2 रह गया, साथ में हमारे पास 2H2O रह गया। अब इधर कुछ नहीं है रिएक्टेंट के साइड में, और प्रोडक्ट की साइड में हमारे पास एक तो क्या रह गया, CdOH का होल ट्वाइस रह गया, और दूसरा हमारे पास क्या रह गया, NiOH का होल ट्वाइस रह गया। तो ये NiOH का होल ट्वाइस हमारे पास रह गया। तो ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई जब डिस्चार्ज हो रहा है, और जब रिचार्ज होगा तो ये सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। वापस हमारे पास क्या बनने लगेंगे, कैडमियम और निकिल ऑक्साइड जो डिस्चार्ज हुए थे वो हमारे पास वापस बनने लगेंगे। तो आपको याद रखना है कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे हमने जो कैथोड एनोड ले रखे हैं, जिस भी मैटर के, जिस भी चीज़ के हमने कैथोड एनोड बना रखे हैं वो डीकम्पोज हो जाएंगे, और रिचार्ज करेंगे तो वो वापस बनने लगेंगे। तो ये हमारा था निकिल कैडमियम सेल। अब इसके बाद में थर्ड एंड लास्ट इज़ फ्यूल सेल, कि फ्यूल सेल जो है वो कैसे वर्क करता है। तो हम बात करते हैं फ्यूल सेल की। अब देखो जो आपका फ्यूल सेल होता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारे जो हीट पावर प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं फ्यूल को बर्न करके, जैसे कोल या फिर नेचुरल गैस या ऑयल्स, इनका कंबशन होता है, और फिर क्या किया जाता है, वाटर जो होता है उसको वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, और वाटर वेपर जो होती है उससे टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन हीट पावर प्लांट्स, क्योंकि कंबशन हो रहा है, तो हीट पावर प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसलिए इनका यूज़ क्या होने लग गया, अब धीरे धीरे कम होने लग गया। हमने ऐसे गैल्वेनिक सेल्स पढ़े हैं जो क्या करते हैं, पढ़ा था अभी हमने पीछे, कि जो डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं, और इनकी कैपेसिटी भी थोड़ी ज़्यादा होती है।
अब आजकल क्या किया जाने लग गया, ऐसे भी गैल्वेनिक सेल्स जो हैं उनका फॉर्मेशन किया जाने लग गया, जिनमें इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं उनमें क्या कर दिया जाता है, एक प्रॉपर रिएजेंट लगा दिया जाता है और जो अनवांटेड मटेरियल है उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है। हमारा जो भी अनवांटेड मैटर है उसको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल पढ़े कि हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है जिसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, हमारे पास मीथेनॉल है, ठीक है। तो ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें ये हाइड्रोजन, मीथेन और मीथेनॉल, ये फ्यूल्स जो होते हैं, इनका जब कंबशन होता है और डायरेक्ट हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। यानी इनके कंबशन से, इन फ्यूल्स के कंबशन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल्स बोलते हैं। अब देखो, इनमें सबसे जो अच्छा फ्यूल सेल है, जो सक्सेसफुल फ्यूल सेल है, वो हमारे पास आता है H2O2 फ्यूल सेल, ठीक। तो अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस H2O2 सेल की। इससे पहले मैं आपको बताती हूँ H2O2 सेल जो है उसको कहाँ पे यूज़ में लिया गया। ये जो H2O2 फ्यूल सेल है, इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो हुआ था उसके अंदर काम में लिया गया था। ये जो स्पेस प्रोग्राम है अपोलो वाला, इसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनके लिए H2O2 का जो प्रोडक्शन है, H2O2 जो सेल है उसकी हेल्प से क्या बनाया गया, वाटर बनाया गया। ये H2 और O2 हमें पता है मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो H2 और O2 जो है, इससे पहले वाटर वेपर बनी, फिर उसको कंडेंस करके क्या बनाया गया, एस्ट्रोनॉट्स के लिए वाटर जो है उसका फॉर्मेशन किया गया। अब जो हमारे पास H2O2 सेल है, हम उसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। इस H2O2 सेल के अंदर क्या होता है, वही एक हमारे पास मेटल का कंटेनर होता है। इस मेटल के कंटेनर के अंदर हमारे पास दो पोरस इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं। एक इलेक्ट्रोड डेफिनेटली एनोड का वर्क करेगा और एक इलेक्ट्रोड कैथोड का वर्क करेगा। दूसरी तरफ जो एनोड वाली साइड होती है, वहाँ से हाइड्रोजन गैस की सप्लाई होती है और इस तरफ से कैथोड वाली साइड से ऑक्सीजन जो गैस है उसकी सप्लाई होती है। और फिर हमें पता है कि हमें यहाँ पे कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिएगा, तो हम बीच में जो है वो KOH या NaOH के कंसनट्रेट सॉल्यूशन को फिल कर देते हैं। यानी ये किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। और जो ये पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इनके बीच में जो हमने KOH का सॉल्यूशन फिल किया है, तो यहाँ से क्या होगी, हाइड्रोजन इधर जाएगी और इधर से ऑक्सीजन जाएगी, दोनों मिलकर क्या बनाती रहेगी, वाटर बनाती रहेगी। तो ये वाटर जो है वो यहाँ से बाहर निकलता रहेगा, पानी जो है वो इधर से प्रोड्यूस होता रहेगा। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है जो H2O2 सेल होता है उसकी। तो H2O2 सेल जो है उसके अंदर दो पोरस इलेक्ट्रोड्स होते हैं, वो कार्बन के बने हुए होते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है ये अच्छी तरीके से हो सके, मतलब एज अ कैटलिस्ट जो है इन इलेक्ट्रोड्स के अंदर हम क्या फिल कर देते हैं, प्लेटिनम का पाउडर फिल कर देते हैं, PT। इस PT का जो पाउडर होता है उसको फिल कर दिया जाता है और ये जो PT का पाउडर होता है वो इस रिएक्शन के लिए एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। बीच में हमने KOH और NaOH का जो सॉल्यूशन है उसको फिल कर दिया, जो कि इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा। अब वही हमें सेल रिएक्शन देखनी है कि क्या रिएक्शंस होगी। तो हम देखते हैं कि कैथोड के ऊपर क्या होगा और एनोड के ऊपर क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एनोड की, ऑक्सीडेशन होगा। और एनोड जो है वो हमारा हाइड्रोजन की साइड वाला है, तो ये हमारा हाइड्रोजन हो गया। फिर बीच में KOH या NaOH है, तो वहाँ से हमें OH आयंस भी मिल जाएंगे। तो ये मिलकर क्या बना लेंगे, 4H2O, मतलब वाटर का फॉर्मेशन करेंगे और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कैथोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन। और फिर कैथोड हमारा कौन सा है, ऑक्सीजन की साइड वाला है, तो ये ऑक्सीजन हो गया हमारा। वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है उनके साथ रिएक्ट करके, और वही कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा।
और 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना लेगा, 4 OH माइनस आयन्स का फॉर्मेशन कर लेगा। 4H तो यहाँ से आ गए और 2O तो यहाँ से आ गए और 2O यहाँ से आ गए, तो 4OH आयन बन जाएगा। फिर उसके बाद हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, क्या लिखेंगे, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन कट हो गए, ये 4OH और ये 4OH कट हो गए, यहाँ पे 2H2O है, यहाँ पे 4 है तो 2H2O रह गया। तो हम क्या देखते हैं, ये 2H2, ये प्लस में O2 और ये मिलकर हमारा वही क्या बनना है, एट द एंड वाटर बनना है, तो ये 2H2O बन गया। तो ये हमारी क्या है, कंप्लीट सेल रिएक्शन है। हाफ सेल रिएक्शन ये रही और ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है, क्योंकि हम हाफ सेल रिएक्शन को जब कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तभी तो हमें क्या मिलेगा, कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलेगी। ठीक है, और ये रिएक्शन जो है वो तब तक होती रहती है जब तक रिएजेंट्स जो है वो डिस्ट्रॉय ख़त्म नहीं हो जाते या रिएजेंट्स मिलते रहते हैं। और जो फ्यूल सेल होता है उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 70% होती है, जो हीट पावर प्लांट्स होते हैं उनकी कैपेसिटी सिर्फ 40% होती है। और जो फ्यूल सेल्स होते हैं इनकी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोड जो सब्सटेंस है, इसके अलावा हम कैटलिस्ट काम में ले रहे हैं, इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइट्स काम में ले रहे हैं। इनका जो डेवलपमेंट हुआ है उन्हीं की वजह से हम फ्यूल सेल की कैपेसिटी को भी बढ़ा पा रहे हैं। इनका यूज़ जो है वो ऑटोमोबाइल्स आपके जो होते हैं उनमें किया गया, एक्सपेरिमेंटली जो है उनके अंदर इनका यूज़ किया गया। और फ्यूल सेल हमें दिख रहा है कि पॉल्यूशन फ्री है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, जबकि हीट पावर प्लांट्स जो होते हैं वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे जितने भी सेल्स हैं, उन सेकेंडरी सेल्स हैं, उन सबको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं, और मतलब डिस्चार्ज तो करते हैं लेकिन हम इनको रिचार्ज भी कर सकते हैं। और जब भी रिचार्ज होगा तो सारी की सारी सेल रिएक्शन जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, उल्टी रिवर्स हो जाएगी। और इसके जो सेल होता है इसका सेल पोटेंशियल नियर अबाउट होता है 1.299 वोल्ट के आसपास का। ठीक है, H2 और O2 जो होती है वो कंटिन्यूसली फीड होती रहती है इलेक्ट्रोड्स पे, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो लॉन्ग टाइम तक जनरेट होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। और जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं बैक एक्सरसाइज में जो दिए हुए हैं क्वेश्चंस वगैरह, उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।